नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के अंदर आपने फेक इनवॉइसेस के बारे में बहुत सुना होगा। इनकम टैक्स के अंदर फॉल्स एंट्रीज के बारे में बहुत सुना होगा। इनकम टैक्स के अंदर ही ओमिशन ऑफ एंट्रीज के बारे में बहुत सुना होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इन तीन चीजों से रिलेटेड है। और ये जो तीन पॉइंट्स है ना, ये तीन पॉइंट्स आज से नहीं है, तकरीबन 600 साल से प्रेजेंट है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी को भी अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। 2020 के अंदर जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, 1 अप्रैल 2020 को एक सेक्शन इनकम टैक्स के अंदर डाल दिया गया और उसे लागू कर दिया गया। सेक्शन 271AA डी। उसमें कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई फॉल्स एंट्री कर दी या फिर कोई एंट्री ओमिट कर दी या ओमिशन ऑफ एंट्री कर दी और उस ओमिशन ऑफ एंट्री की वजह से उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई, तो हम उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। और वो पेनल्टी कोई छोटी मोटी पेनल्टी नहीं होगी। जितने अमाउंट की एंट्री पास की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उतने तक की पेनल्टी लगा दी जाएगी। और ये असेसिंग ऑफिसर के भी हाथ में नहीं है कि इस पेनल्टी को वो रिमूव कर दे बाद में। उसे वो पेनल्टी लगानी ही पड़ेगी अगर ये फैक्ट आ जाता है कि फॉल्स एंट्री हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या फिर ओमिशन ऑफ एंट्री हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो इन चीजों को आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि आखिर ये चीजें हैं क्या। जीएसटी के अंदर फेक इनवॉइसेस तो हमने बहुत सुने होंगे, बहुत सारे केसेस आए दिन न्यूज के अंदर आ रहे हैं, न्यूज पोर्टल के अंदर आ रहे हैं कि कभी किसी बिजनेसमैन को पकड़ा गया, कभी किसी प्रोफेशनल को पकड़ा गया, इतने करोड़ रुपए की फेक इनवॉइसिंग हुई। इसको रोकने के लिए एक कॉन्क्रीट स्टेप लिया गया। जीएसटी के अंदर तो सेक्शन 122 और 132 है ही, इनकम टैक्स के अंदर भी 271AA को ले आया गया। तो इसी सेक्शन को लेकर के थोड़ा सा डीप में और स्टडी करते हैं। लोग सोचते हैं कि जीएसटी का ट्राइब्यूनल अभी बना नहीं है या जीएसटी के अंदर हम 122 या 132 सेक्शन से अगर किसी कारण से बच गए तो इनकम टैक्स में तो हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। सेक्शन 271AA क्लियर ये बात बोलता है कि अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो और उसमें आपने कोई फॉल्स एंट्री पास कर दी, और वो फॉल्स एंट्री क्या होती है वो भी इस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई एंट्री पास करी और उसके अगेंस्ट में आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके अगेंस्ट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बताने के लिए कि भाई ये ट्रांजैक्शन हमारी इस इनवॉइस को लेकर के हुई है या इस खर्चे को बुक करके हुई है या फिर इस सेल को बुक करके हुई है, तो वो फॉल्स एंट्री के कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई ऐसे ही कोई बिल उठा करके बुक कर दिया, ना तो आपके पास कोई बिल है, ना ही आपके पास कोई वो खर्चा एक्चुअल में उस दिन हुआ है, और वो फॉल्स एंट्री डिक्लेयर हो जाती है, तो वो पहला पॉइंट हमारा फॉल्स एंट्री में आ गया। या फिर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई इनवॉइस बुक किया, कोई सेल परचेज का बिल बुक किया, और उस बिल के अगेंस्ट में या उस इनवॉइस के अगेंस्ट में ना तो आपने कोई एक्चुअल सेल करी है, ना ही कोई सप्लाई करी है, और ना ही एक्चुअली में आपने परचेज किया है, ना कोई इनवर्ड सप्लाई हुई है, ना ही कोई आउटवर्ड सप्लाई हुई है। यानी कि आपने परचेज बिल बुक किया, कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं करी, ना गुड्स की, ना सर्विसेज की, ना बोथ। आपने सेल्स का बिल बुक कर दिया अपनी किताबों के अंदर, बट आपने एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ किया ही नहीं है। ये आपका फेक इनवॉइस भी हो गया और ये एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फॉल्स एंट्री हो गई। तीसरा पॉइंट हमारा, जिसके अंदर यह कहा जाता है कि अगर आपने किसी बिल को बुक किया या फिर किसी इनवॉइस को बुक किया और उसमें जो सप्लायर का नाम है या वेंडर का नाम है और वो वेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो भी ये फॉल्स एंट्री में आ जाएगा। आपने अभी देखा होगा ना, बहुत सारे जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपका वेंडर तो जी भागा हुआ है, वेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपने ये बिल बुक कैसे किया है। उस वेंडर का पता ही नहीं है वो वेंडर कभी था भी कि नहीं था वो उस एड्रेस के ऊपर, तो वो नॉन एग्जिस्टिंग था, तो वो एंट्री हमारी फॉल्स एंट्री है। तो क्या इसके अंदर ये जितनी भी फॉल्स एंट्री होंगी, इन फॉल्स एंट्री के अंदर क्या कोई बचाव हो सकता है? देखिए, सेक्शन 273B था जो ये कहता था कि अगर आपने कोई भी
पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी गई और उस पेनल्टी के लिए आपने कोई रीजनेबल कॉज बता दिया, तो उसमें कई सारे सेक्शंस हैं। आपने अगर एक रीजनेबल कॉज प्रॉपर दे दिया तो आपकी पेनल्टी को वेव ऑफ कर दिया जाएगा। बट 273 बी में से 271 डबल ए डी को अलग रखा गया है, यानी कि आप जितना मर्जी रीजनेबल कॉज बता दो कि सर मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मैंने गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, मैंने गलती से एक जीरो कम कर दी, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ये इतना मुश्किल सेक्शन है और उस पेनल्टी के लिए वो ऑफिसर भी अगर वो चाहे कि उस पेनल्टी को हटा दे, उस पेनल्टी को वो हटा नहीं सकता है। यानी कि वो पेनल्टी तो वहां पर लगेगी ही लगेगी उस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 271 डबल ए डी के अंदर। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये आता है कि ऐसा नहीं है कि ऑफिसर को अचानक सपना आएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर को अचानक सपना आएगा कि यार इसने जो है ना कुछ फॉल्स एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर करी है और मैं इसके ऊपर 271 डबल ए डी की पेनल्टी लगा देता हूं। ऐसा नहीं है। एक्ट सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में ही चली होनी चाहिए, वो चाहे फिर किसी साल की भी चल रही हो, 2010 की भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अगर कोई प्रोसीडिंग रनिंग में है आज के टाइम पे और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपके अगेंस्ट में 271 डबल ए डी की पेनल्टी बनती है, तो वो उस प्रोसीडिंग के चलते हुए उस पेनल्टी को लगा सकता है। यानी कि अब आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना है कि अगर जब तक आप सेव्ड हो, तब जब तक कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में नहीं चल रही, लेकिन अगर कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में शुरू हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप ये समझ लो 271 डबल ए डी कभी भी ट्रिगर हो सकता है। और ये बहुत ही मुश्किल सेक्शन है, बहुत दिक्कत वाला सेक्शन है। ठीक है। अब अगर आपने 271 डबल ए डी के अंदर एक पॉइंट और भी था जो मैंने शुरू में कहा था कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया हुआ है, तो एक सज्जन पुरुष मेरे पास आए, वो मुझे बोले कि सर मेरे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और मेरे पास 271 डबल ए डी का पेनल्टी का नोटिस आ गया है और मैं जो हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन ही नहीं करता, मैं तो सेक्शन 44 एडी के अंदर या एडी ए के अंदर रिटर्न्स अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर फाइल करता हूं। तो मैंने कहा महाराज, क्या आप बिजनेस को चलाने के लिए सेल्स करते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं सेल्स करता हूं। मैं कहा उस सेल्स की बुकिंग के लिए क्या करते हैं? कहते मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है उस सेल्स की बुकिंग के लिए। मैंने कहा ठीक है, अगर वो सेल रिटर्न होती है किसी कारण से, कोई क्लाइंट आपका रिटर्न करता है, तो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसकी एंट्री हो जाती है। मैं कहा कोई क्लाइंट अगर आपको एडवांस दे जाता है तो कहते हैं उसको भी हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो हमारी बैंकिंग चैनल से पैसा आ रहा है, कैश से आ रहा है, उसको हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जो आप परचेज कर रहे हो गुड्स को और उसके बाद आप सेल कर रहे हो, तो वो क्वांटिटी को भी मेंटेन करने के लिए आप सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डालते हो। वो कहते हैं हाँ हम ये सब चीज़ें तो डालते हैं। मैंने कहा अगर आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 12A देखेंगे तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो यही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो सही आपकी। उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख करके अगर ऑफिसर ने 271 डबल ए डी की पेनल्टी लगा दी तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये सेक्शन कितना ही डिफिकल्ट और कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस सेक्शन से बाहर रहने का यही तरीका है कि कोई गलत काम ना किया जाए, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए और अपनी जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं उनको डबल चेक करके, उनको फाइनल करके उसको सेव प्रॉपर किया जाए, ताकि इस तरह की कोई फॉल्स एंट्री या फेक इन्वॉइसिंग वाली चीज़ें हमारे इसके अंदर ना आ पाए। और ना ही हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी ऐसे इन्वॉइसिंग में काम करें जहां पर वो व्यक्ति ही, वो वेंडर ही या वो कस्टमर ही एग्जिस्ट ना करता हो। हमने सेल दिखा दी है जी सेल बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस सेल के बढ़ाने से क्या होगा, मुझे बैंक से बड़ी ज़्यादा लोन की लिमिट मिल जाएगी। सेल तो आपने 5 करोड़ की दिखा दी, बट जो सेल दिखाई, जिस कस्टमर को दिखाई, वो कस्टमर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप कैसे बचोगे? तो दोस्तों देखो, ये देश की समस्या ही नहीं है, इस टाइम ये हर एक व्यक्ति की समस्या बनती जा रही है। तो बेटर है कि हम इस सेक्शन को समझते हुए, 271 डबल ए डी को समझते हुए हम इसके दायरे से बाहर रहें। इसके अंदर एक पॉइंट और भी है। एक और सज्जन आए, वो कहते हैं कि भाई मैं तो ट्रांजैक्शन करता ही हूँ, लेकिन मैं अपनी बुक्स में नहीं करता हूँ, मैं तो लोगों की आपस में करवा देता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब आप कमीशन एजेंट है? वो बोले हाँ मैं कमीशन एजेंट हूँ। मैं कहा सर फिर 271 डबल ए डी का सब सेक्शन 2 पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपको भी कवर किया गया है।
आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अगर आप असिस्ट कर रहे हैं इस गलत काम को होने के लिए तो आपके ऊपर भी पेनल्टी को लगा दिया जाएगा। इस पेनल्टी से आप भी बच नहीं पाएंगे। ये पेनल्टी जो है ना दोस्तों, एक चीज और भी है। आपने ये देखा होगा कि जीएसटी के अंदर जब भी मैं बात करता हूं तो ये कहता हूं कि एक सेक्शन में अगर पेनल्टी लग जाए तो आपको दूसरे सेक्शन के अंदर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती सेम ऑफेंस के लिए, पूरे एक्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन इस सेक्शन को सबके ऊपर रखा गया है, यानी कि अगर हो सकता है आपके आपके ऊपर सेक्शन 68 की क्लबिंग की पेनल्टी लगा दी गई है, उस पेनल्टी के बावजूद इस पेनल्टी को उस एंट्री के लिए लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये एंट्री अगर गलती से आ गई और ये एंट्री पकड़ में आ गई तो डिपार्टमेंट कितना क्रूएल हो सकता है इस सेक्शन को लेकर के। तो मुझे लगता है दोस्तों कि सेक्शन 271 डबल ए डी को मैंने काफ़ी हद तक आपको काफ़ी चीज़ों को डिटेल में ब्रीफ किया। फिर भी इसमें कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ राइट टू मी, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।